हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि 7 जून 2021 को सीबीएसई का बोर्ड एग्ज़ाम है होम साइंस का। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि होम साइंस के सैम्पल मॉडल क्वेश्चन पेपर के बारे में विद आंसर। जी हाँ, आंसरों के साथ जो है हम डिस्कस करने वाले हैं गृह विज्ञान सैद्धांतिक जो हमारा क्वेश्चन पेपर है उसके आंसर के साथ। तो चलिए जान लेते हैं। और ये आप देख सकते हो आपका 2021 में होने जा रहा है जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम है, जो 7 जून 2021 को आपका बोर्ड एग्ज़ाम होने जा रहा है सीबीएसई का। तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको बता दूं आपका पेपर का स्ट्रक्चर क्या आएगा। जैसा कि आपको ये भी पता होगा कि आपका स्ट्रक्चर पेपर का चेंज हो चुका है, ठीक है। तो बहुत सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में प्राप्त होने वाली है। तो चलिए जान लेते हैं गृह विज्ञान सैद्धांतिक या होम साइंस जिसे आप कहते हो इंग्लिश में, ठीक है। तो इसका आपका पेपर कोड यदि आपको नहीं पता तो ध्यान रखिएगा कि आपका पेपर कोड जो है 064 है, क्लास 12 गृह विज्ञान सैद्धांतिक, ठीक है। थ्योरी का पेपर बताते हैं इसे। तो देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 2020 और 21, ठीक है। 2021 में जो हमारे बोर्ड एग्जाम होने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले हम जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। तो आप देख सकते हो समय 3 घंटे का मिलेगा। आपका अंक जो है आपके 70 नंबर का आएगा, ठीक है। आपको इस पेपर के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ पता लग जाएगी कि आपका कोर्स का पेपर का स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, पेपर किस तरह का आएगा, पेपर पैटर्न क्या है, कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन आएगा। तो इस वीडियो को बड़े अंत तक आराम से देखते रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिएगा सामान्य निर्देश में सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में आपको टोटल जो है होम साइंस के पेपर में आपको 36 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। और प्रश्न पत्र को इस प्रश्न पत्र को 3 भागों में विभाजित करा गया है, कै ख ग, यानी कि ए और बी और सी। और प्रश्न संख्या 1 से लेकर 14 तक जो है हमारी खंड ए है, यानी कि सेक्शन ए है। और इन प्रश्नों का उत्तर जो है आपको 1 अंक के हैं इन सभी प्रश्नों के, मतलब कि नंबर। और प्रश्न संख्या 15 से लेकर 21 तक जो सेक्शन बी है वो केस स्टडी आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों पर है, जो प्रत्येक 1 अंक का है, ठीक है। पर वो केस स्टडी आधारित है। छठा पॉइंट कह रहे हैं कि सेक्शन सी जो है वो आपका प्रश्न संख्या 22 से लेकर 27 तक है, और प्रत्येक प्रश्न इसमें 2 अंक का है। और प्रश्न संख्या 28 और 29 जो है हमारी इसमें दे रखा है। आपको मैं बता दूं प्रश्न संख्या 28, 29 जो है वो 3 अंक की है। और प्रश्न संख्या 30 से लेकर 33 तक वो प्रश्न आपके 4 अंक के हैं। और प्रश्न संख्या 34 से लेकर 36 तक वो आपके 5 अंक के हैं, ठीक है। कुछ सवालों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, यानी कि कुछ ऑप्शन वाले भी आपको वो देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि अथवा वाले क्वेश्चन, तो उनके भी डिस्कस करेंगे। और 8वें पॉइंट में कह रखा है जहाँ भी आवश्यक हो उपयुक्त उदाहरणों के साथ अपने उत्तरों का समर्थन करें, ठीक है। यानी कि जहाँ भी ज़रूरत आपको लग रही है कि यार यहाँ पे उदाहरण की ज़रूरत है तो वहाँ पे उदाहरण जरूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सेक्शन ए की तरफ, ठीक है। तो सेक्शन ए की तरफ आप देख सकते हो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है। जैसा कि आपको पता ही होगा 2021 का है, बोर्ड का एग्जाम का पैटर्न चेंज हो चुका है, तो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन अब आने शुरू हो गए हैं, ठीक है। पेपर का पैटर्न भी चेंज हो गया है। तो चलिए जानते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आपको देख रहा होगा डिस्प्ले पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भोजन के बिगड़ने या नष्ट होने के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है, ठीक है। तो इसमें 3 कारक उत्तरदायी वाले दे रखे हैं और 1 कारक है जो उत्तरदायी नहीं है, तो वो आपको छांटना है। तो देखिएगा दोस्तों, जब हमारे सूक्ष्म जीव जो होते हैं तो वो जब उसके द्वारा संदूषण ना होता है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं उत्तरदायी नहीं है। तो देखा जाए तो कीड़ों का आक्रमण ये तो उत्तरदायी रहता है, ठीक है। भोजन जब हमारा बिगड़ता है, अनापयुक्त ताप जब ज़्यादा पका दो जब भी बेकार हो जाएगा भोजन, ठीक है। और ऑक्सीजन और नमी में प्रभाव, तो वो कहीं ना कहीं अगर वो है तो जब भी बिगड़ जाएगा। लेकिन कह रहा है कि कौन सा उत्तरदायी नहीं है। तो देखिएगा जो उत्तरदायी नहीं है वो हमारा आपका डी ऑप्शन है, सूक्ष्म जीवियों के द्वारा संदूषण ना होना, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि ये उत्तरदायी नहीं है भोजन के बिगड़ने के लिए। अथवा में फर्स्ट क्वेश्चन में अथवा में क्वेश्चन दे रखा है एमसीक्यू का, तो इसे भी देख लेते हैं। तो भोज्य पदार्थों में से उपस्थित नमी को सुखाकर भोजन को संरक्षित करना क्या कहलाता है, बताइए। नंबर ए हिमीकरण, नंबर बी निर्जलीकरण, नंबर सी पकाना, नंबर डी डिब्बाबंदी। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो निर्जलीकरण है। आपको पता होना चाहिए कि भोज्य पदार्थों में से उपस्थित नमी को अगर सुखा देते हैं तो भोजन को सुरक्षित करना जो है वो निर्जलीकरण कहलाता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कार्यस्थल पर सुकार्की का उपयोग किस तरह अधिक लाभप्रद साबित हो सकता है। तो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं इसमें से। तो इसमें देखिएगा ए ऑप्शन है सुविधाजनक कार्य परिस्थितियां देकर, और बी ऑप्शन है आपका कार्यस्थल पर चोट लगना, और सी ऑप्शन है रोजगार में असंतुष्टि, और डी ऑप्शन है आपका
बी और सी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर बताइए क्या है। तो देखिएगा इसका सही उत्तर वो है हमारा दोस्तों सुविधाजनक कार्य परिस्थितियां देकर। ठीक है, वो इसका सही उत्तर। तीसरे क्वेश्चन पे रुक करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा लुई पश्चार द्वारा दूध का खट्टा होने से बचाने के लिए कौन सा प्रक्रम का विकास किया गया। ठीक है, दोबारा क्वेश्चन लेते हैं एक बार कि लुई पश्चार द्वारा दूध का खट्टा होने से बचाने के लिए कौन सा प्रक्रम का विकास किया गया। तो देखिएगा दोस्तों इसका उत्तर तो सभी को पता है। ठीक है, कि लुई पश्चार के द्वारा दूध का खट्टा होने से बचाने के लिए जो विकास किया गया प्रक्रम का, तो वो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। वो हमारा है कि हम कहें कि जिसे आप पाश्चुरीकरण कह देते हो। ठीक है, और दूध अमूल की जो दूध की थैलियाँ होती हैं उस पर भी कहीं ना कहीं पाश्चुरीकृत आपने लिखा हुआ ज़रूर देखा होगा, मदर डेयरी हो चाहे वो अमूल हो। ठीक है, आपने ज़रूर देखा होगा। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसमें दे रखा है निर्जलीकरण, बी खाद्य पदार्थों का प्रबलीकरण, और सी पाश्चुरीकरण, और डी ठंडा करना। ठीक है, तो पाश्चुरीकरण बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे रुक करते हैं। चौथा क्वेश्चन है जो हमारा, यदि किसी व्यक्ति को होटल में सेफ डे पार्टी के रूप में नौकरी मिली है तो उसे डैश का कार्य सौंप दिया जाएगा। तो कौन सा कार्य सौंप दिया जाएगा। रसोई घर आपका कमरी दल, या मैं यूँ कहूँ कि रसोई दल कर्मी दल, या आपका कार्यपालक रसोइया, या उप रसोइया, या पर्यवेक्षक। ठीक है, तो क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से समझिएगा कि होटल में सेफ डे पार्टी के रूप में नौकरी मिली है। ठीक है, सेफ डे पार्टी के रूप में नौकरी मिली है तो उसे जो है जो कार्य सौंपा जाएगा दोस्तों वो पर्यवेक्षक का सौंपा जाएगा। ठीक है, पर्यवेक्षक का। ठीक है, तो अथवा में भी क्वेश्चन आया है इसके, तो अथवा वाले क्वेश्चन देख देते हैं चौथे का। तो इसमें दे रखा है रेस्टोरेंट के समग्र कामकाज और मैनेजमेंट के लिए कौन जिम्मेवार है। ठीक है, तो रेस्टोरेंट मैनेजर, सिंपल सी बात है, रेस्टोरेंट मैनेजर, या गृह अनुरक्षक, या परिचर, या आपका डेस्क नियंत्रण पर्यवेक्षक। तो देखिएगा मैं आपको बता दूं इसमें कि आपका बात क्या होती है कि अगर आप बैचलर ऑफ मतलब कि होटल मैनेजमेंट का कोर्स करते हो, ठीक है, हमारी यूनिवर्सिटी से यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो देखिएगा मैं आपको बता दूं तो उसके लिए ये जो आपका चैप्टर है बहुत ही हेल्पफुल होता है कि बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, उसके अंदर सारी चीज़ यही तो सिखाई जाती है। ठीक है, तो वही है और काफ़ी अच्छा मतलब कि कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। तो आगे देखिएगा पांचवा आपका क्वेश्चन जो है वो है हमारा, विकास संचार शब्द पहली बार 1972 में किसके द्वारा प्रयोग किया गया। तो बताइए, डैश में भरना है ये आपको। ठीक है, वो आपका प्रयोग जो किया गया था दोस्तों आपका क्यूव्रोल के द्वारा किया गया था। ठीक है, क्यूव्रोल। ठीक है, क्यूव्रोल इसमें सी ऑप्शन में दे रखा भी है। तो इसमें और ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है, चिल्ड्रस और आपका मेलकोट वॉलिंग और आपका लर्नर। ठीक है, बिल्कुल गलत, लेकिन आपका सी ऑप्शन क्यूव्रोल आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा छठा। तो छठा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित का मिलान करें। ठीक है, तो मिलान करना है दोस्तों हमें। तो देखिएगा इसमें पहले मैं आपको इसका डायरेक्टली आंसर इस तरह से नहीं दिखाऊंगा, मतलब कि पहले हम डायरेक्ट मिलान कर देंगे। तो देखिएगा इसमें मिलान करना है तो ए ऑप्शन जो है ऑपरेशन के तुरंत बाद, ऑपरेशन के तुरंत बाद क्या होता है। तो देखिएगा ऑपरेशन के तुरंत बाद डी, इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, यानी कि अधिक प्रोटीन युक्त आहार हमें लेना पड़ेगा। अगर तुरंत किसी का ऑपरेशन हो जाता है तो उसके तुरंत बाद हमें अधिक प्रोटीन युक्त आहार लेना पड़ेगा। और अगला जो है इसमें दे रखा है, आप देख सकते हो, कब्ज की स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा। तो कब्ज की स्थिति में जो है हमको अधिक रेशायुक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जो चौथा वाला पॉइंट है वो इससे मेल खाएगा। और सी वाले से कौन मेल खाएगा कि हाई ब्लड प्रेशर की स्थिति में, यानी कि सी जो आपका ऑप्शन है उसमें हाई ब्लड प्रेशर की स्थिति में कम सोडियम युक्त नमक हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है। और देखा जाए तो एलर्जी की स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा, एलर्जी की स्थिति में हमें अधिक प्रोटीन युक्त, एलर्जी की स्थिति में दोस्तों हमें तीसरा पॉइंट इससे मैच खाएगा, कुछ विशिष्ट खाद्य पदार्थों का उपयोग कर और कुछ से बचना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है इसमें दे रखा है, तो इससे जो हमें मेल खाएगा दोस्तों वो हमारा मेल खाएगा। इसमें ए बी सी ऑप्शन दे रखे हैं डी तक, कि ए का तीसरा है या ए का चौथा है, तो वो उसी के आधार से हम लगा सकते हैं। ए का हमारा दूसरा है तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो स्टार्टिंग में ए का दूसरा दे रखा है। ठीक है, तो हमारा इसका सी ऑप्शन मेल बिल्कुल खरा है। आपको डिस्प्ले पे आउट हो रहा होगा तो आप इसके आधार से समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, सातवें क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। तो सातवां क्वेश्चन है आपका, ISI निम्न में से किसका उदाहरण है। कंपनी का मानक है, या क्षेत्रीय मानक है, या राष्ट्रीय मानक है, या अंतर्राष्ट्रीय मानक है। बताइए सातवें क्वेश्चन का उत्तर। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए वो नेशनल आपका मापदंड है, यानी कि राष्ट्रीय मानक कहलाते हैं ISI। ठीक है, ISI। तो अगला हमारा आठवां क्वेश्चन है, अतिथि चक्र किस अवस्था के अंतर्गत ग्राहक की संतुष्टि अथवा ग्राहक की निष्ठा
की पुष्टि की जाती है। ठीक है, तो इसका जो है कमरे पर अधिपत्य बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, तो कमरे का अधिपत्य सी ऑप्शन दे रखा है। तो आगमन अवस्था बिल्कुल गलत, आगमन पूर्व अवस्था ये भी नहीं हो सकता, प्रस्थान ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन सी ऑप्शन कमरे पर अधिपत्य ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। जो हमारा 9वां क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरना है इसमें आपको। तो 9वां क्वेश्चन जो है हमारा, रेड रिबन एक्सप्रेस RRI ट्रेन की शुरुआत, ठीक है, डैश से की गई। तो इस डैश कहाँ से की गई तो बताइए, कन्याकुमारी से की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो भर लोगे आप। तो अगला क्वेश्चन है हमारा की स्थापना समान भौगोलिक और सामाजिक स्थिति वाले क्षेत्र में जनहित के मुद्दे तथा स्थानीय कार्यक्रम की गति प्रदान करने के लिए हुई थी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो आपका सामुदायिक रेडियो है, कि सामुदायिक रेडियो की स्थापना समान भौगोलिक और सामाजिक स्थिति वाले क्षेत्र में जनहित के मुद्दे तथा स्थानीय कार्यक्रम को गति प्रदान करने के लिए हुई थी। ठीक है, तो 10वें क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। तो 10वां क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स के अंतर्गत श्रमिकों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो बताइए 10वें पे आपको पता होना चाहिए कि सुकार यकी जो हमारा सुकार यकी जो थे, ठीक है, उसके अंतर्गत कहीं ना कहीं श्रमिकों और उनके पर्यावरण के बीच जो है हम संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, सुकार यकी बोलते हैं इसे, आपने ज़रूर पढ़ा होगा इसका नाम। तो 11वां हमारा प्रश्न है कि चित्रों को पहचानकर उन राज्यों का नाम बताइए जहाँ के लोकप्रिय हैं। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, पहले वाला चित्र जो है कहाँ से लोकप्रिय है वो आपको बताना है। तो देखिएगा दोस्तों, ये उड़ीसा का लोकप्रिय चित्र है, इस बात का ध्यान रखिएगा, जिसे आप 16 शिल्प कहते हो, 16 शिल्प। ठीक है, उड़ीसा का 16 शिल्प है ये, याद रहेगा दोस्तों आपको। अगला है हमारा, शिल्प की पहचान करें और उस राज्य का नाम बताएं जिसमें यह लोकप्रिय है। ओके, तो देखिएगा इसमें दे रखा है कि मैं आपको बता दूं, आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये जो हैं आपको देखने के लिए मिलेंगे, ये कुछ इस तरह के बनाए गए हैं, एक प्रकार के लकड़ी के डिज़ाइन में आपको देखने के लिए मिलते हैं, कुछ इस तरह से आपको प्रदर्शित हो रहे हैं डिस्प्ले पे। तो देखिएगा ये जो है नारियल का, मतलब कि जो गोला होता है उसमें से जब हम लकड़ी का पदार्थ निकाल लेते हैं तो उससे ही बनाया जाता है ये। ठीक है, तो आप देख सकते हो केरल का नारियल शिल्प है। ठीक है, केरल का नारियल शिल्प आपको लिखना पड़ेगा इसका उत्तर। ठीक है, 12वें क्वेश्चन पे रुक करते हैं। तो 12वां क्वेश्चन है कि शुद्ध ऊन वस्त्र पर पाए जाने वाला मानकीकृत चिन्ह बनाएं। ठीक है, तो आपको पता है आपको बूल मार्क बनाना है। बूल मार्क आपका 3 कॉलम की तरह होता है, कुछ इस तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आपको बनाना पड़ेगा चित्र। ठीक है, ये वाला, ये बूल मार्क है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम रुक करते हैं अपने 13वें पे। तो 13वां क्वेश्चन है, अभियान किन 2 तरीकों से लोगों को प्रभावित करता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा कि अभियान निम्न तरीकों से लोगों को प्रभावित करता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हमारा जो है क्वेश्चनों की अब संख्या चेंज हो चुकी है, इस बात का ध्यान रखना। अगर आपने इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़े हैं तो उनको पढ़ लेना, हम अपना कंटिन्यू करते रहेंगे। अब मैं आपको नहीं बताऊँगा कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का, ठीक है, उत्तर ही बताते रहूँगा बस, क्योंकि इंस्ट्रक्शन अगर आप ध्यान से पढ़ लोगे तो उसके माध्यम से आपको पता लग जाएगा। देखिएगा इसमें जो हमारा मतलब कि 12वां क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है कि 12वां क्वेश्चन पे हमें बात करनी है, ना कि 13वें पे। तो 12वां क्वेश्चन है कि शुद्ध ऊनी वस्त्रों पर पाए जाने वाला मानकीकृत चिन्ह बनाना है, वो आपने बना दिया। ठीक है, और उसके बाद 13वां ही क्वेश्चन आएगा हमारा। तो 13वां क्वेश्चन जो है, अभियान किन 2 तरीकों से लोगों को प्रभावित करता है। तो देखिएगा अभियान जो है आपको पहले तो ये लिखना है, अभियान जो है लोगों को निम्न तरीकों से प्रभावित करता है। नंबर 1, अभियान लोगों को स्मृति से जुड़कर उन्हें कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। नंबर 1। नंबर 2, यह उपयुक्त कार्य व्यवहार अपनाने के लिए अनुकूल वातावरण उत्पन्न करता है। नंबर 2। नंबर 3 में आपको लिखना, अभियान लोगों को विभिन्न विषयों में संदेश प्रदान करके उन्हें जागरूक बनाता है। ठीक है, कोई 2 पॉइंट आपको लिखने हैं, मैंने आपको 3 पॉइंट बताए। ठीक है, और इसके बाद जो है आप देख सकते हो इसमें जो है आपको 13वां जो क्वेश्चन है, 14वें क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, यानी कि 2005 NCP 2005 बोलते हैं इसे, NCF के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के कोई 2 उद्देश्य बताइए। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो मैं आपको बता दूं। तो इसमें आपको पहले तो ऐसे लिखना है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के 2 मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। फिर इसमें लिखना है आपको, मैं 3 पॉइंट बताऊंगा, 3 में से कोई 2 लिख देना। कि नंबर 1 पॉइंट, बच्चे के समग्र विकास और जिसमें वह अपनी क्षमता पहचान सके। नंबर 2, विद्यालय के लिए तैयारी। नंबर 3, महिलाओं और बच्चों की सहायक सेवाएँ प्रदान करना है। ठीक है, 3 पॉइंट है, 3 में से कोई 2 कर देना। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है इसमें कि राधिका को प्रारंभिक बाल्यावस्था
देखभाल एवं शिक्षा के क्षेत्र में काम करने की रुचि है तो उसे किस क्षेत्र में करियर के 2 अवसरों का सुझाव दें। ठीक है, तो मैं आपको 4 अवसर बताऊंगा, 4 में से कोई 2 लिख देना। ठीक है, तो देखिएगा इसमें राधिका के लिए जो हमारे अवसर हैं वो है हमारी शिक्षा, वो शिशु केंद्र की देखभाल, शिशु केंद्र की देखभालकर्ता में लग सकती हैं, और दिवस देखभाल केंद्र में देखभालकर्ता के रूप में लग सकती हैं, और छोटे बच्चों के लिए कार्यक्रमों के दल के सदस्य के रूप में लग सकते हैं, और नर्सरी स्कूल में शिक्षक लग सकती हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है सेक्शन बी। ठीक है, तो सेक्शन बी हमारा स्टार्ट हो चुका है। सेक्शन बी केस स्टडी पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों हमारा इसमें जितने भी केस स्टडी पर आधारित हमारे प्रश्न हैं तो उससे मैं ये कहूँगा कि हम इन केस स्टडी को पढ़ेंगे नहीं, हम डायरेक्ट प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, हम मान के चल रहे हैं, हम अपने क्वेश्चन पे रुक करेंगे। ठीक है, केस स्टडी का मतलब यही होता है कि आपने पद्यांश को पढ़ लिया, जो भी गद्यांश दे रखा है, तो अवतरण मतलब कि अवतरण भी कह देते हैं इसे। अवतरण को पढ़ने के बाद आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हम प्रश्नों के उत्तरों पे डायरेक्ट बात करेंगे। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो आप इसे ध्यान से पढ़ लेना। अब हम 15वें क्वेश्चन पे डायरेक्ट रुक करते हैं। तो देखिएगा 15वां क्वेश्चन अवतरण पढ़ने के बाद इसका आपको उत्तर देना है। तो इसमें लिखा हुआ है राष्ट्रीय पोषण नीति भारत में किस विभाग द्वारा तैयार की गई थी। ठीक है, तो महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा तैयार की गई थी। इसका सही उत्तर इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, जो इसका ऑप्शन जो है हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 16वां क्वेश्चन है सीमांकित बाल विकास सेवाएं, जिसे आप ICDS बोलते हो, के अंतर्गत लाभार्थी वर्ग को पहचानिए। तो देखिएगा दोस्तों इसमें जो है हमारी गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएं शामिल होती हैं। ठीक है, किसान वर्ग बिल्कुल गलत, वृद्ध बिल्कुल गलत और प्रौढ़ बिल्कुल गलत। ठीक है, 17वां हमारा क्वेश्चन है खाद्य प्रबलीकरण और पुष्टिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है। खाद्य प्रबलीकरण और पुष्टिकरण का मुख्य उद्देश्य ये सभी को पता होना चाहिए, बेसिक सा क्वेश्चन है। तो खाद्य पदार्थों में जब हमारा खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए होता है तो कहीं ना कहीं हम प्रबलीकरण पुष्टिकरण होता है, तो वही पुष्टिकरण और या प्रबलीकरण खाद्य का मुख्य उद्देश्य है, जो जिसमें हम खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करना होता है। ठीक है, तो इसमें पोषण की कमी बिल्कुल गलत, खाद्य, तो इसमें जो हमारा बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, और इसका ए और आपका सी और डी ऑप्शन गलत है। 18वें क्वेश्चन पे रुक करते हैं। 18वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है। तो इसमें जो है गलत कथन छांटने हैं, आपको इस सही कथन पता होने चाहिए जब गलत छांट पाओगे। ठीक है, तो इसमें 18वां क्वेश्चन दे रखा है। 18वें क्वेश्चन में देखिएगा इसमें ऑप्शन है कि विटामिन ए की कमी से रात्रि अंधाता होती है, बिल्कुल ये सही है, गलत नहीं है, गलत हमें छांटना है। क्योंकि आयरन की कमी से अमेनिया होता है, ये भी बिल्कुल सही है। आयोडीन की कमी से गंड होता है, ये भी बिल्कुल सही है। और आपका छिपी भूख है, ये भूख, छिपी भूख बृहद पोषक तत्वों की कमी के कारण होती है। ठीक है, छिपी भूख बृहद पोषक तत्वों की कमी के कारण होती है, वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर आपको ये अवतरण पढ़ना है। ठीक है, आपका दोबारा आ गया है तो आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और मैं इसे पढ़ूंगा नहीं क्योंकि यार इसमें बिना फालतू का मेरे हिसाब से टाइम जाएगा, और आप इसे ध्यान से पढ़ लोगे क्योंकि ये है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पे रुक करते हैं। 19वां क्वेश्चन है किसी रंग का हल्का या गहरापन कहलाता है, क्या कहलाता है वो आपको बताना है 20वें क्वेश्चन में, 19वें क्वेश्चन में। तो देखिए दोस्तों गहरापन या हल्कापन कहलाता है मान उसका। ठीक है, तो याद रहेगा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके ह्यू दे रखा है, तीव्रता दे रखा है, वर्णक्रम दे रखा है, बिल्कुल गलत ऑप्शन है। ख ऑप्शन भर देना आपको इसका मान। 20वां क्वेश्चन है सफ़ेद, काले, धूसर, रजत और धात्विक रंगों को क्या कहा जाता है, तो आपको बताना है। तो उदासीन रंग कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, सभी को पता होना चाहिए इसका उत्तर। तो उदासीन रंग आ जाएंगे। ठीक है, जो ऐसे रंग हैं वो उदासीन रंग कहे जाते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, और ऑप्शन मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। तो अथवा में भी क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि रंगों का अध्ययन किस पर निर्भर करता है, वो आपको बताना है। रंगों का अध्ययन जो है वो प्रकाश पर निर्भर करता है। ठीक है, 21वां क्वेश्चन जो है कि रंग का गिरे पैमाने पर अधिकतम मान है। रंग का गिरे पैमाने पर अधिकतम मान क्या होता है वो आपको यहाँ पर बताना है, कौन सा है। तो काला है, सफ़ेद है, धूसर है और लाल है। तो इसमें देखिएगा 21वां इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं आपका सफ़ेद रंग का गिरे पैमाने पर अधिकतम मान होता है। ठीक है, तो सफ़ेद यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पर रुक करते हैं। अथवा में क्वेश्चन दे रखा है इसका, तो इसमें दे रखा है डैश है, फिर आपका दे रखा है एक रंग और उदासीन और आवरणीय रंग का उपयोग करता है, तो वो कौन सा है वो आपको बताना होगा इसमें। तो
इसमें बताइए ज़रा, तो वो कौन सा है? तो देखिएगा, इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें आपका सी ऑप्शन जो है विशिष्टतापूर्ण उदासीन सुमेल, ये इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। एक वर्णीय सुमेल बिल्कुल गलत, अवर्णीय सुमेल बिल्कुल गलत, अनुरूप सुमेल बिल्कुल गलत, ठीक है। लेकिन विशिष्टतापूर्ण उदासीन सुमेल बिल्कुल ये सही है, ठीक है। तो विशिष्टतापूर्ण उदासीन सुमेल एक रंग और उदासीन या आवरणीय रंग का उपयोग करता है, ठीक है। और सेक्शन सी हमारा स्टार्ट हो चुका है, तो सेक्शन सी की तरफ रुख करते हैं। तो सेक्शन सी है हमारा 22वां क्वेश्चन। 22वें क्वेश्चन में सेक्शन सी आपके 2-2 नंबर के अब क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो अब स्टार्ट हुए हैं 2-2 नंबर के क्वेश्चन, इससे पहले 1-1 नंबर के ही क्वेश्चन थे। तो चलिए 22वें क्वेश्चन को लेते हैं। 22वां क्वेश्चन कह रहा है कि राधा एक स्कूल में पढ़ाती है, उसे अपने कार्यस्थल पर आवश्यक किन्हीं भी 4 प्रक्रिया कौशल का सुझाव दीजिए, ठीक है। मतलब कि टीचिंग स्किल आपको बतानी है। तो देखिएगा, राधा अपने कार्यस्थल पे आवश्यक 4 कौशल इस प्रकार हैं कि उत्पादकता पूर्ण कार्य करे, ठीक है, प्रभावी ढंग से सीखे और स्पष्ट संप्रेषण हो, कम्युनिकेशन जिसे आप कहते हो, मिलजुल कर काम करना, विवेचनात्मक और रचनात्मक सोच होनी चाहिए, ठीक है। ये सभी की भी होनी चाहिए। रियल लाइफ से भी अगर आप वो करोगे, तो अगर आप मैनेजमेंट का अगर वो करोगे, ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं कोर्स मतलब कि तो उसमें यही सारी चीज़ सिखाई जाती है। तो अन्य जो अपेक्षित कौशल शामिल हैं, जैसे कि एकाग्रता, सतर्कता, सूझबूझ, व्यवहार और आपका कुशलता और प्रानुभूति और व्यवहार कौशल, प्रशिक्षण देना, काम सौंपना और दूसरे के कार्य करवाने की योग्यता आपके अंदर होनी चाहिए। पहले की सोच और दृष्टिकोण और विविध कार्यों को करने की योग्यता होनी चाहिए। कोई 4 पॉइंट आप इसमें बता दीजिएगा, ठीक है। इसके अथवा में भी क्वेश्चन दे रखा है कि सामाजिक उद्यमी हमारे समाज की मदद किन 4 तरीकों से कर सकते हैं, ठीक है। सामाजिक उद्यमी निम्न प्रकार से हमारी मदद कर सकते हैं। नंबर 1 कि समाज के लिए उत्प्रेरक का कार्य करना। नंबर 2 समाज कल्याण की भावना द्वारा समाज के बड़े पैमाने तक लाभ पहुंचाना। नंबर 3 कमजोर, उपेक्षित, वंचित समूह, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लाभ के लिए प्रयासरत रहना। और नंबर 4 अपने कार्य द्वारा लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, ठीक है। कोई 4 तरीके आप बता दीजिएगा। तो 23वां हमारा क्वेश्चन पे हम रुक करते हैं। 23वां हमारा क्वेश्चन है आईडीए और आईडीडी में प्रत्येक के 2 प्रभाव लिखिए, ठीक है। तो आपको आईडीए और आईडीडी में प्रत्येक के 2 प्रभाव आपको लिखने पड़ेंगे। तो 23वें क्वेश्चन पे मैं आपको बता दूं कि आपको पता होना चाहिए कि हमारा आईडीए क्या कहलाता है। तो आईडीए सभी को पता है कि लोह तत्व है ये, ठीक है। लोह तत्व आयरन, मतलब आयरन की कमी की आरकता को हम आईडीए बोलते हैं। तो आईडीए के 2 प्रभाव जो हैं वो आपको लिखने हैं। मैं 4 बताऊंगा, 4 में से कोई 2 लिख देना। नंबर 1 रक्त में हीमोग्लोबिन का निम्न स्तर और शारीरिक थकान। नंबर 2 शारीरिक थकान, सांसों की तकलीफ, मतलब कि इसमें थोड़ा काम करने पर सांस फूल जाती है जब, और सुस्ती महसूस हो सकती है। नंबर 3 आप लिख सकते हो कि सामान्य पीलापन या नेत्र, श्लेष्मा और जीभ, नख और परतों पर कोमल तालू में पीलापन। और 4th पॉइंट आप लिख सकते हो इसमें कि बच्चों में संज्ञानात्मक कार्य जैसे ध्यान अवधि, स्मृति, एकाग्रता, और इसमें लिख सकते हो प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट है, 4 में से कोई आप 2 कर देना। अगला बात करते हैं आयोडीनहीनता विकार, जिसे आप आईडीडी बोलते हो, ठीक है। आयोडीनहीनता विकार को आईडीडी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इंग्लिश की फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म में। तो इसके जो पॉइंट है हमारे, इसमें आपको लिखना है नंबर 1 कि मैं आपको इसमें 4 प्रभाव बताऊंगा, 4 में से कोई 2 लिख देना, ठीक है। आयोडीन की कमी से अपर्याप्त मात्रा में परिणाम थायराइड हार्मोन में जो थायराइड ग्रंथि है द्वारा संश्लेषित होता है। मतलब आयोडीन की कमी से अपर्याप्त मात्रा में परिणाम थायराइड हार्मोन जो होता है आपका, थायराइड हार्मोन जो थायराइड ग्रंथि द्वारा संश्लेषित होता है। सेकंड पॉइंट की आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है और यह बढ़ा हुआ थायराइड गलगंड यानी कि जिसे आप गवाइटर कहते हो, गवाइटर कहलाता है, जो आयोडीनहीनता के लिए बहुत सामान्य अभिव्यक्ति है। नंबर 3 आप लिख सकते हो कि शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाना। नंबर 4 आप लिख सकते हो गर्भावस्था के दौरान आयोडीन की कमी से कई प्रतिकूल प्रभाव होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप विशेष रूप से मानसिक मंदता और भ्रूण की जन्मजात असमानताएं होती हैं, ठीक है। तो इन पॉइंटों को आप लिख सकते हो इसमें। तो 24वें अपने प्रश्न पे चलते हैं हम। तो 24वां हमारा क्वेश्चन है किसी भी 4 संगठनों के नाम बताइए जो अद्वितीय सेवाएं प्रदान करते हैं, ठीक है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जो अद्वितीय सेवा प्रदान करते हैं वो आप, मैं इतने सारे बता दूंगा आपको, कोई 4 लिख देना, 8 बताऊंगा, 4 लिख देना, ठीक है। होटल, मोटल, आवास यानी कि जिसे आप लॉज कहते हो,
शोरगाह जिसे आप रिजॉर्ट कहते हो, और सुसज्जित फ्लैट्स और सुसज्जित शिविर और अतिथि गृह और क्रूज, ठीक है। और इसमें से कुछ 4 पॉइंट आप लिख देना, ठीक है। अथवा में भी क्वेश्चन है इसके, आतिथ्य प्रबंधन यानी कि गेस्ट मैनेजमेंट में संबंधित जीविका की किन्हीं 4 अवसरों की सूची बनाई है, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है होटल मैनेजमेंट के करियर की अपॉर्चुनिटी को देखते हुए। तो आतिथ्य प्रबंधन से संबंधित जीविका के पहले आपको भूमिका लिख देनी है कि निम्न 4 अवसर हैं, तो मैं आपको 5 बताऊंगा, इनमें से कोई 4 कर देना। कि नंबर 1 विभिन्न पदों पर गृह व्यवस्था विभागों में कार्य करना, नंबर 2 गृह विभागों में उद्यमी अवसर, और नंबर 3 होटल में प्रमुख कार्यालय, फ्रंट ऑफिस और रिसेप्शन कंट्रोल डेस्क में पदों पर कार्य करना, नंबर 4 फूलों की व्यवस्था की आपूर्ति और उद्यमी अवसर, नंबर 5 संगठनों के भीतर थीम आधारित घटनाओं में विशेषज्ञ, ठीक है। तो 5 पॉइंट है, 5 में से कोई 4 कर देना। 25वें क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो 25वां क्वेश्चन है आपका विकास संचार को परिभाषित करें, ठीक है। तो विकास और विकास संचार जो है उसको आपको परिभाषित करना है। तो चलिए देखते हैं। तो 25वां क्वेश्चन पे आपको पहले विकास क्या है वो आपको बताना है, फिर विकास संचार को आपको परिभाषित करना है। तो विकास का अर्थ है अधिकांश व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में बगैर शोषण या हिंसा के स्थायी रूप से सकारात्मक परिवर्तन लाना। संसार के अधिकांश भागों में विकास द्वारा व्यापक निरक्षरता, जनसंख्या, कुपोषण, खराब स्वास्थ्य, भूख और प्रदूषण आदि की समस्या का सामना करने के लिए गहन प्रयास करने की आवश्यकता है, ठीक है। अब बात करते हैं विकास संचार का अर्थ। तो विकास संचार का अर्थ संचार की क्षमता को सामाजिक विकास के लिए प्रमुख उत्प्रेरक की भांति उपयोग में लाना। यह सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से प्रक्रिया, योजना और संचार के सिद्धांतों के क्रमबद्ध तरीकों से प्रयोग करने की विधि है, ठीक है। 26वें क्वेश्चन पे रुक करते हैं। तो 26वां क्वेश्चन है कि किन्हीं 4 स्थानों के नाम बताइए जहां कपड़ों की देखभाल और रख रखाव किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, ठीक है। तो बताते हैं। तो देखिएगा मैं आपको इसमें 4 स्थान पूछें, 4 ही बता देता हूँ मैं आपको। जैसे घरेलू स्तर, धोबी पे आप रख सकते हो, ठीक है। शुष्क धुलाई जिसे आप ड्राई क्लीनिंग दुकान कहते हो, और आपका व्यावसायिक धुलाई घर जिसे आप संस्थागत धुलाई घर भी कह देते हो, ठीक है। तो 27वां आपका क्वेश्चन है कि SOS वोलगांव द्वारा अनाथ और परित्यक्त बच्चों को किस प्रकार दीर्घावधि सहयोग प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो देखिएगा जो इन बच्चों को हमारे सहयोग प्रदान किया जाता है, दीर्घावधि सहयोग प्रदान किया जाता है, वो नंबर 1 कि आप लिख सकते हो इसमें कि SOS बालगांव में बच्चे संबंधों का, प्रेम का अनुभव करते हैं और अपने दुखी अनुभव से बढ़ते हैं। SOS बालगांव में बच्चा शिक्षित एवं स्वावलंबी बनता है और यहाँ 24 वर्ष की आयु तक कैरियर बनाने और अपने पैरों पर खड़े होने तक मदद का आश्रय दिया जाता है। यहाँ के बच्चे अच्छी अच्छी नौकरियाँ में जाने के बाद भी माँ से संबंध रखते हैं। नंबर 4 आप पॉइंट लिख सकते हो, ये हर घर को एक समुदाय प्रदान करता है ताकि हर बच्चे की पारिवारिक जड़ें हों, ठीक है। तो कुछ 4 पॉइंट आपको इसमें लिखने हैं। 28वां क्वेश्चन पे रुक करते हैं। तो 28वां क्वेश्चन है रमा एक ऐसी महिला के लिए सूट का डिज़ाइन बना रही है जिसका पेट बढ़ा हुआ है। सूट के डिज़ाइन में पेट के महत्व हटाने का अनुरूपता लाने के 3 सुझाव दीजिए, ठीक है। पहले इन्होंने एक छोटी सी स्टोरी क्रिएट कर ली, फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि मतलब कि जो हमारा पेट है, पेट के महत्व को हटाने के लिए, अनुरूपता लाने के लिए कोई 3 सुझाव दीजिए, ठीक है। तो देखिएगा ये क्वेश्चन हमारा 28 है। तो इसमें आपको लिखना है, पहले भूमिका से लिख देना कि रमा को मोटी महिला के लिए सूट डिज़ाइन करते समय पेट के महत्व को हटाने के लिए निम्न उपाय करने चाहिए। नंबर 1 गले पर कढ़ाई द्वारा महत्व देना, ठीक है। गले पर कढ़ाई द्वारा महत्व दे सकते हैं, और पेट की तरफ पेच द्वारा महत्व ना देना, ठीक है। विपरीत रंगों का प्रयोग ना करना जो हमारे अपोज कलर होते हैं। तो नंबर 4 आप लिख सकते हो कि कमर के क्षेत्र में बेल्ट का प्रयोग ना करके, ठीक है। तो इन पॉइंटों को आप लिख सकते हैं। कोई 3 पॉइंट लिखने, मैंने 4 पॉइंट बताए आपको। इसमें अगला पॉइंट भी आप लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, रमा को मोटी महिला का सूट डिज़ाइन करने में निम्न उपाय करने चाहिए। जैसे अगर उपाय की बात करें, क्योंकि यार उपाय भी तो बताने हैं, इसमें सुझाव भी बताने हैं अब, ठीक है। तो उपाय जो हैं उसमें आप लिख सकते हो, और उपाय बता रहा हूँ मतलब कि मैं, ये है
कि जैसे दुपट्टा सलवार व कमीज एक समान बुनावट का हो और दुपट्टा सूट से मिलता जुलता रंग का हो, दुपट्टा सलवार व कमीज से मिलता जुलता डिजाइन व प्रिंट का हो। ठीक है, तो आप कोई 3 पॉइंट लिख देना, मतलब कि ऊपर के या नीचे के जो मैंने आपको बताए 2 फेसेस में इसके। 29वां क्वेश्चन अब आपका 3 नंबर का है। ठीक है, और 28वां क्वेश्चन भी आपका 3 नंबर का था। 28, 29 आपका और क्वेश्चन जो है 3-3 नंबर के हैं। तो 29वां जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि युवाओं के संवेदनशील होने के कोई 2 कारण बताइए। युवाओं को किन्हीं 4 महत्वपूर्ण आवश्यकताओं का उल्लेख करें। युवाओं की किन्हीं 4 महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की उल्लेख करना है आपको। 3 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो युवाओं की संवेदनशीलता के 2 कारण हैं। नंबर 1, युवाओं को अपने शरीर पर होने वाले जैविक परिवर्तनों के साथ तालमेल बिठाने का प्रयास, सीधा प्रभाव उनकी पहचान का बोध और स्वास्थ्य पर पड़ता है। नंबर 2 आप लिख सकते हो कि युवावस्था जीवन की वह अवधि है जिसमें वह एक वयस्क की भूमिका निभाने के लिए तैयार करता है और इस अवधि में युवा अपने जीवन के 2 सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। नंबर 1 इसमें लिख सकते हो कि आजीविका कमाना और विवाह करके पारिवारिक जीवन प्रारंभ करना। नंबर 3 आप लिख सकते हो कि संवेदनशील होने के कारण में नंबर 3, विश्व में निरंतर प्रतिस्पर्धा बढ़ने के कारण आज युवाओं अपने आप को अपने साथियों और अन्य लोगों से बेहतर करने के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है और जिसमें उनमें अनेक परेशानियां और अत्यधिक तनाव पैदा होता है। और नंबर 4 आप लिख सकते हो जैसे कि जब युवाओं उनके परिवार अथवा घरों के परिवेश में सकारात्मक सहयोग नहीं मिलता तब ये उनके साथियों के साथ अपने नशे की लत में लग जाती हैं। ठीक है, तो नंबर 5 में आप लिख सकते हो कि यौन और प्रजनन संबंधी उचित जानकारी के अभाव में युवाओं को इनसे संबंधित अनेक खतरों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, वो आप इसमें एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, क्योंकि देखिएगा उदाहरण लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसा कि आपने इंस्ट्रक्शन में ही ऊपर पढ़ लिया था। तो देखिएगा इसमें जो है आपको युवाओं को 4 महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं। तो वो कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं? 4 महत्वपूर्ण आवश्यकताएं की आपको मैं 6 बताऊंगा, 6 में से आपको 4 लिख देना कि उचित शिक्षा और प्रशिक्षण, लाभदायक रोजगार। ठीक है, आपका तीसरा पॉइंट लिख सकते हो कि व्यक्तिगत विकास और प्रगति के लिए उचित अवसर देने चाहिए और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं और स्वच्छ परिवेश हो और सभी प्रकार के कुपोषण के विरुद्ध सामाजिक और सुरक्षा का संरक्षण मिले और युवाओं के निम्न प्रकार की हमारी उपयुक्त भागीदारी का अवसर मिलना चाहिए, जो मैं बता रहा हूँ अब कि सामाजिक आर्थिक मामलों में, सांस्कृतिक मामलों में, निर्णय लेने संबंधी मामलों में। ठीक है, 7वां पॉइंट आप लिख सकते हो जैसे कि शारीरिक शिक्षा, खेल, साहसी और मनोरंजनात्मक अवसरों की पहुँच होनी चाहिए। तो मैंने आपको 7 पॉइंट बताएं, 7 में से कोई 4 लिख लेना। ठीक है, 29 में अथवा में भी क्वेश्चन आया है, तो इसमें कह रहे हैं कि बुजुर्गों के लिए हमारे देश में संचालित कोई 6 कार्यक्रमों का वर्णन करो। ठीक है, तो भारत में वृद्धा जनों के लिए, जो हमारे वृद्ध जन हैं, तो उनके लिए संचालित 6 कार्यक्रम हैं। नंबर 1, वृद्धावस्था सदनों में रहने वाले ऐसे बुजुर्गों के लिए विश्राम गृह, सतत देखभाल गृह जो गंभीर रूप से बीमार हो, जिन्हें सतत उपचर्या, नर्सिंग देखभाल और आराम की आवश्यकता हो। ठीक है, इसमें आपको मतलब कि 1 पॉइंट लिखने का आधा नंबर मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको 6 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, जब जाके आपको 3 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो अगला पॉइंट, सेकंड पॉइंट आप लिखिएगा इसमें कि बुजुर्गों के लिए बहु सेवा केंद्र जो उन्हें दिन में देखभाल और शिक्षा, मनोरंजन के अवसर, स्वास्थ्य देखभाल और संगी साथी प्रदान करता है। और नंबर 3 आप लिख सकते हो ग्रामीण में, सुदूर और तथा पिछड़े इलाकों में रहने वाले वृद्धजनों के लिए मोबाइल चिकित्सा देखभाल इकाई प्रदान करना। नंबर 4 आप लिख सकते हो अल्जाइमर रोग, पागलपन के रोगियों के लिए डे केयर सेंटर यानी कि दैनिक देखभाल केंद्र जिसे आप कहते हो, जिससे अल्जाइमर के रोगियों के लिए विशेष देखभाल प्रदान की जा सके। बुजुर्गों के लिए सहायता और परामर्श केंद्रों में भेज सकते हो कि इसमें 6 पॉइंट आप लिख सकते हो कि वृद्धाजनों की देखभाल करने वालों के लिए जैसे कि उनकी अपनी देखभाल, निवारक स्वास्थ्य देखरेख, रोग प्रबंधन, उत्पादन और स्वस्थ बुजुर्गियत के लिए तैयारी, अंतरपीढ़ीय संबंध के लिए जागरूकता अभियान। 7वां पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो कि राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना। ठीक है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में NOAPS बोलते हैं, राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना ऐसे बुजुर्गों के लिए बनी है जिन्हें निराश्रित माना जाता है, अर्थात जिनके पास अपने निजी अथवा परिवारजनों की से वित्तीय सहायता द्वारा आजीविका का साधन नहीं होता है। लाभार्थियों की 65 वर्ष से अधिक उम्र होनी चाहिए और उनके पास अपना आयु प्रमाण पत्र होना चाहिए। निराश्रित होने का प्रमाण होना चाहिए। राज्य सरकार और निजी संसाधनों से इस राशि को बढ़ा सकती है। ठीक है, तो आप इसमें जो है कोई 6 पॉइंट लिख सकते हो, मैंने 7 पॉइंट आपको बता दिए हैं। चलिए 30वें क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं। तो 30 हमारा जो क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य और आतिथ्य क्षेत्र में धुलाई घरों में और धुलाई प्रक्रियाओं में किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन करें और प्रत्येक क्षेत्र के 2 उदाहरण दें। 4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है आपका। तो देखिएगा स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र की विशेषताएं मैं अगर आपको बता दूं, नंबर 1 कि
इनकी धुलाई, घरों में सफाई, स्वच्छता और विसंक्रमण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक है, अस्पताल और मुख्यतः सूती और पक्के रंग, जिसमें आपके अस्पताल अथवा विभाग के विशेष रंग वाले कपड़े जो होते हैं तो उसमें प्रयोग में लाए जाते हैं, जिन्हें आसानी से धोया जा सकता है। नंबर 3 आप लिख सकते हो कि इन कपड़ों पर विशेष परिसज्जाओं जैसे स्टार्च लगाना या सफ़ेदी लाने पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इन इस्त्री पर भी विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। नंबर 4 आप लिख सकते हो, क्योंकि 2 पॉइंट लिखने हैं, मैं 4 बता रहा हूँ क्योंकि 2 को आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, वो 4 बता रहा हूँ, छोटे छोटे पॉइंट हैं, इनको एक्सप्लेन कर देना। कई अस्पताल जिनमें संक्रमण होने का भय अधिक होता है वहाँ प्राय उपयोग के बाद फेंके जाने वाली सामग्री प्रयोग किया जाता है। इस फेंकी गई सामग्री को जलाकर नष्ट किया जाता है। ठीक है, तो देखिएगा इन पॉइंटों को आप लिख सकते हो या कि जो मैंने आपको बताए। और आपका अगला टॉपिक जो है, अगला क्वेश्चन अथवा में दे रखा है 30 में, तो इसे मैं बता देता हूँ। तो इसमें दे रखा है आप एक व्यावसायिक धुलाई घर में कार्यरत हैं। संस्थानों में प्रयोग की जाने वाले कपड़े की देखभाल और रखरखाव के किन्हीं 3 उद्देश्यों को लिखिए। ठीक है, फिर इसमें क्वेश्चन है कि कपड़ा धोना कला और विज्ञान दोनों हैं, इन 2 बिंदु सहित समझाइए। ठीक है, तो पहले देखिएगा अथवा को क्वेश्चन करने के लिए, अथवा क्वेश्चन करने के से पहले देखिएगा मैं जो हूँ आपको मैंने आपको ये नहीं बताया, क्योंकि 30 वाला जो क्वेश्चन हमने ऊपर वाला जो कराया ना, अभी स्वास्थ्य वाला एरिया मैंने आपको डिस्कस करा दिया था, आतिथ्य क्षेत्र वाला नहीं कराया। ठीक है, तो आतिथ्य वाले क्षेत्र पे भी यार डिस्कस कर लेना चाहिए। तो ओके, तो इसमें देखिएगा अथवा वाले क्वेश्चन को थोड़ा बाद में देख लेंगे अभी, क्योंकि मुझे याद आया कि इसका आंसर मैं पूरा नहीं दे पाया, क्योंकि जैसे मैंने इससे डिस्प्ले पे आपको आउट कर रहा था इस रूप में मुझे देखा, क्योंकि स्वास्थ्य वाले क्वेश्चन तक ही मैं रह गया, क्योंकि 2 टाइप पूछे इसमें, स्वास्थ्य और आतिथ्य क्षेत्र के। ठीक है, धुलाई घर की प्रक्रिया। तो पहले स्वास्थ्य वाले में एग्जांपल मैं आपको अगर बता दूं, जब आतिथ्य का बता दूंगा कि स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र के उदाहरण में अस्पताल, बड़े नर्सिंग होम आदि आते हैं। ठीक है, तो कोई 2 आप लिख सकते हो एग्जाम्पल। तो अब बात करते हैं हम आतिथ्य क्षेत्र में धुलाई घरों की धुलाई प्रक्रिया में किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन करना है आपको, और प्रत्येक क्षेत्र का उदाहरण भी देना है। ठीक है, तो चलिए हम जो है आतिथ्य क्षेत्र की बात करते हैं। तो आतिथ्य क्षेत्र की विशेषताओं में आप लिख सकते हो कि मैं आपको यहाँ पर काफ़ी पॉइंट बता दूंगा, 4 पॉइंट, और उदाहरण भी काफ़ी दे दूंगा आपको। 2 उदाहरण लिखने हैं और 2 आपकी विशेषताएं लिखनी है। ठीक है, इस क्षेत्र में आतिथ्य वाले का सेक्शन बता रहा हूँ जो छूट गया था क्वेश्चन, कि इस क्षेत्र में सफाई और स्वच्छता के साथ साथ कपड़े, सौंदर्य बोध और अंतिम परिसज्जाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। नंबर 2 आप लिख सकते हो, इसमें सफ़ेद कपड़े पर को ब्लीच किया जाता है जिससे बेदाग साफ हो सके, और इसके अतिरिक्त सभी कपड़ों को कलफ लगाना, भली प्रकार से इस्त्री करना और सही प्रकार से आवश्यकता अनुसार तय करना परिसज्जाएं होती हैं। नंबर 3 आप लिख सकते हो, होटल और रेस्टोरेंट में विभिन्न प्रकार की रेसें, बुलाइन और परिसज्जाओं वाले कपड़े होते हैं, और अतः धुलाई करते समय उपयुक्त धोने की सामग्री और प्रक्रिया का ध्यान रखा जाता है। नंबर 4 आप लिख सकते हो, यहाँ अतिथियों के कपड़े को भी धोने का प्रावधान है, जिसके लिए विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो 4 पॉइंट बताएं, कोई 2 लिख सकते हो, और इनके उदाहरण के रूप में आतिथ्य सत्कार देखभाल क्षेत्र के उदाहरण जो हैं होटल, रेस्टोरेंट और आपका रिसोर्ट है। ठीक है, तो आप कोई 2 लिख सकते हो, मैंने 3 उदाहरण बताए हैं आपको। तो चलिए अब हम अथवा वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो हम बात ही कर रहे थे। तो इसमें क्वेश्चन था, मैं दोबारा अगर बता दूं आपको, तो आप एक व्यावसायिक धुलाई घर में कार्यरत हैं। नंबर 1 कि पूछ रहा है कि आपसे कि संस्थानों में प्रयोग की जाने वाली कपड़ों की देखभाल और रखरखाव के किन्हीं 2 उद्देश्यों को लिखना है। ठीक है, 2 उद्देश्य लिखने हैं, फिर आपको कपड़ा धोना कला और विज्ञान दोनों हैं, किन्हीं 2 बिंदुओं को समझाइए। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं कि संस्थानों में किए जाने वाले कपड़ों की देखभाल और रखरखाव के निम्न उद्देश्य जान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो इसमें कपड़ों को किसी भी प्रकार की भारी भौतिक क्षति से बचाना और कपड़े का प्रयोग करते समय किसी भी प्रकार की क्षति को ठीक करना। सेकंड पॉइंट लिख सकते हो कि कपड़े के रूप रंग को खोने ना देना और नया बनाए रखना। और नंबर 3 आप लिख सकते हो, कपड़े की आयु को बनाए रखना। कोई 2 पॉइंट आप इसमें से लिख सकते हो। ठीक है, और इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन इसमें है, मतलब अगला पार्ट है इस क्वेश्चन का अथवा में, कपड़े धोने कला और विज्ञान दोनों हैं, इन दोनों बिंदुओं को सहित समझाइए। ठीक है, बिंदु सहित समझाना है कि कपड़ा धोना विज्ञान और कला दोनों हैं, इस प्रकार समझा जा सकता है। नंबर 1 कपड़ा धोना विज्ञान है क्योंकि इसमें वैज्ञानिक सिद्धांत और तकनीक का प्रयोग किया जाता है, जैसे कपड़े के तंतु अनुसार कपड़े का धोना, सामग्री का प्रयोग करना आदि। कपड़ा धोना कला है क्योंकि धुलाई के आकर्षक परिणाम पाने के लिए कौशल से संबंधित उत्कृष्टता की आवश्यकता होती है, कपड़ों को इस्त्री करना तथा तह लगाना आदि। तो 31वें क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। तो 31वां क्वेश्चन है हमारा
खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा के लिए कोई दो महत्व लिखें। रासायनिक और जैविक संकट के भी दो अंतर लिख दीजिए। ठीक है, तो 4 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो चलिए हम इस पे भी डिस्कस करते हैं। मैं यहाँ पर जो हूँ आपको 7 पॉइंट बताऊँगा, ठीक है, और फिर अंतर भी बताऊँगा। तो चलिए हम जो है पहले क्वेश्चन जो है महत्व बताता हूँ। महत्व के अंदर मैं आपको 7 पॉइंट बताऊँगा, फिर अंतर भी बताऊँगा। ठीक है, तो देखिएगा नंबर 1। तो पहले आप भूमिका डाल देना कि इस तरह से खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा के बीच 4 महत्व जो है निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, आधुनिक जीवन शैली में बदलाव के साथ खाद्य आदतों की भी तेज़ी से बदलाव आया है। मतलब तेज़ी से बदलाव आया है आदतों में। समय के अभाव के कारण घरों में भोजन बनाने की अपेक्षा बाहर जाकर भोजन खाना या फिर भी भोजन घर मंगवाना आसान हो गया है। यही कारण है कि भारत में खाद्य उद्योग के विकास व्यवसाय के रूप में हो रहा है। ऐसी स्थिति में खाद्य पदार्थ अधिक मात्रा में वे कई घंटे पहले बनाकर रखे जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान रखना दोस्तों, 4 ही नंबर का है। ठीक है, तो थोड़ा लॉन्ग होगा क्योंकि डिस्कशन इसमें पॉइंट नहीं बता सकता मैं। और इसमें देखिएगा बता दूं तो जब खाद्य पदार्थ अधिक मात्रा में कई घंटे पहले बनाकर रखे जाते हैं तब उनकी सुरक्षा और ख्याल रखना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हो कि बाजार में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के प्रसंस्कृत और खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनको तुरंत तैयार करने वाले भोजन खाने की तैयार करने भोजन का स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। मतलब बाजार में उपलब्ध जो विभिन्न प्रकार के प्रसंस्कृत बोलते हो आप इसे प्रसंस्कृत, हाँ ये शब्द जो है ये यूज करा जाता है जो हमारा नया एडिशन होता है उसके लिए। प्रसंस्कृत और खाद्य पदार्थ तुरंत तैयार किए जाने वाले भोजन एवं खाने के लिए तैयार भोजन का स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। थर्ड पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो, घर पर भोजन तैयार करने के लिए प्रयोग में आने वाले विभिन्न प्रकार के मसाले, स्वाद वर्धक मसाले, विशेष मसाले के मिश्रण जैसे बिरयानी मसाला, पाव भाजी मसाला, चना मसाला आदि। ठीक है, इसकी मांगें गाँवों और शहरों में बढ़ती जा रही हैं। अंततः इसकी गुणवत्ता और स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए भी विशेष ध्यान रखना आवश्यक हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ दशकों में खाद्य जनित रोगों की संख्या में बढ़ोतरी के कारण विशेष रूप से खाद्य सुरक्षा पर ध्यान रखना सक्रिय निगरानी आवश्यक है। नंबर 5 आप लिख सकते हैं, नंबर 5 पॉइंट कि जब अधिक मात्रा में पकाकर वितरित किया जाता है भोजन, तो भोजन पकाने एवं उपभोग करने के एक लंबा अंतराल के कारण उनमें खराब होने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में भोजन को सुरक्षित रखने के लिए उचित प्रबंधन होना आवश्यक है। ठीक है, आप अगला पॉइंट इसमें बता सकते हो। 7 पॉइंट बताने हैं मुझे और आप कोई 2 पॉइंट लिखिएगा इसमें से। औद्योगिक स्तर पर खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए प्रयोग में आने वाले रासायनिक परिरक्षक, कृत्रिम रंग, सुगंध आदि का भी खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता को भी ध्यान में रखकर नियमित रूप से विश्लेषण करना आवश्यक है। नंबर 7 आप लिख सकते हो जैसे कि जल, भूमि और वायुमंडल के बढ़ते प्रदूषण, कृषि उत्पाद और रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों की अधिक प्रयोगों द्वारा भोजन संदूषित होता है और इसी प्रकार संदूषण के खाद्य पदार्थों को सुरक्षित बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। टोटल मैंने आपको टोटल 7 पॉइंट बताए, इसमें से कोई 2 पॉइंट बताने। अब हम अंतर स्पष्ट करते हैं रासायनिक संकट में और जैविक संकट में। ठीक है, तो रासायनिक संकट के पॉइंट बताऊंगा, फिर आपको जैविक संकट के पॉइंट बताऊंगा। तो रासायनिक संकट का नंबर 1 पॉइंट, खाद्य पदार्थों में रासायनिक संकट रसायन अथवा हानिकारक पदार्थों के कारण होता है। नंबर 2 इसमें है कि कीटनाशक, रासायनिक अवशेष, वैसेली धातुओं और आपका पॉलीक्लोरीकृत बायोफिनाइल, परिरक्षक, खाद्य रंग और अन्य मिलावटी पदार्थों रासायनिक संकटों के उदाहरण हैं। जैविक संकट की बात करें तो जैविक संकट का नंबर 1 पॉइंट, खाद्य पदार्थों में जैविक संकट खाद्य जनित रोगाणुओं के द्वारा फैलता है। और नंबर 2 इसमें पॉइंट लिख सकते हो कि नोरोवायरस, रोटावायरस, हेपेटाइटिस ई और आपका साल्मोनेला और आपका स्टेफिलोकोकस और ओराइस और आपका यानी कि ओरियस बोलते हैं इसे, और विभिन्न खाद्य जनित रोगाणु जैविक संकट के उदाहरण हैं। ठीक है, तो कोई 2 आप दे देना इसमें से। तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं जो हमारा 32वां क्वेश्चन है कि सारिका ने अपने एक नए प्री स्कूल आरंभ किया है। ऐसे कौन से 8 बिंदु हैं जिनके द्वारा वह अभिभावकों और विद्यालय पूर्व शिक्षा के लाभों से अवगत करा सकती है। ठीक है,
तो सारिका ने अपने लिए नया प्री स्कूल प्रारंभ किया। ऐसे कौन से 8 बिंदु हैं जिनके द्वारा वह अभिभावकों को विद्यालय पूर्व शिक्षा के लाभों से अवगत करा सकती है? 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो बताते हैं इसका उत्तर। तो देखिएगा, इसमें आप लिख सकते हो कि सारिका अपने प्री स्कूल अभिभावकों को विद्यालय और पूर्व शिक्षा के निम्न लाभों से अवगत करा सकती है। निम्न लाभों से अवगत करा सकती है। नंबर 1 पॉइंट कि विद्यालय की पूर्व शिक्षा अनौपचारिक होती है। नंबर 2 आप लिख सकते हो, इसमें बता सकते हो एक्सप्लेन करके, विद्यालय पूर्व शिक्षा बाल केंद्रित होती है। बच्चों को खेल में सिखाने की तरीका पढ़ाई का आसान रुचिकर बनाता है। चौथा पॉइंट आप लिख सकते हो, बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ अच्छा लगता है बैठना जब, और वो बहुत तेज़ी के साथ विभिन्न प्रकार से कार्य करना सीखते हैं। उदाहरण के लिए बच्चों को देखकर बच्चे अपने आप खाना खाने और खेलने पश्चात खिलौने के साथ स्थान पर रखना, खिलौने को उसके स्थान पर रखना आदि का कार्य कर लेते हैं। प्राय कठिन परिस्थितियों में पलने वाले बच्चों के लिए विद्यालय और पूर्व संस्थानों वातावरण उनके सीखने की प्रक्रिया बहुत लाभदायक होती है। जिन बच्चों के, छठा पॉइंट बता रहा हूँ, जिन बच्चों को अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होती है उन्हें विद्यालय पूर्व शिक्षा का लाभ बाद में अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करने में होता है। 7वां पॉइंट आप लिख सकते हो कि विद्यालय पूर्व शिक्षा घर में सीखने तथा अन्य सीखने के अच्छे परिवेश के लाभों को पूरक। उदाहरण के लिए घर के परिवेश में कई कमी होने की स्थिति में यह घर के बाहर बच्चों की वृद्धि एवं विकास में सहायक होती है। 8वां पॉइंट आप लिख सकते हो, जैसे कि छोटे भाई बहन की देखभाल की जिम्मेवारी के कारण कई बार बड़े बच्चों की अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है, इसलिए छोटे बच्चों का जब संस्थागत देखभाल उपलब्ध होती है तो बड़े बच्चों का इसका लाभ मिलता है और वे विद्यालय जाते हैं और शिक्षा प्राप्त करते हैं। 9वां पॉइंट आप लिख सकते हो, जो एडिशनल पॉइंट बता रहा हूँ क्योंकि कोई 8 पॉइंट आपको डिस्कस करने हैं यहाँ पर। 9वां पॉइंट है आपका, विद्यालय पूर्व शिक्षा में बच्चों की देखभाल और शिक्षा के साथ उनके स्वास्थ्य एवं पोषण का पूरा ध्यान रखा जाता है। तो 33वें क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं दोस्तों। 33वां हमारा क्वेश्चन है तो 33वां हमारा क्वेश्चन है, ये भी 4 नंबर का है। 33 के बाद 34, 35, 36 जो हमारे क्वेश्चन है वो हमारे 5 नंबर के हैं। तो 33वां क्वेश्चन है, संसाधन की सीमा और प्रकार के आधार पर कोई चार संसाधित खाद्य पदार्थों को समझाइए, ठीक है। यानी कि संसाधन की सीमा और प्रकार के आधार पर कोई 4 संसाधित खाद्य पदार्थों को समझाना है आपको यहाँ पर। तो चलिए हम इसको बताते हैं। तो देखिएगा, संसाधन की सीमा और प्रकार के आधार पर संसाधित खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण इस प्रकार से आप कर सकते हो। नंबर 1 पॉइंट में कि न्यूनतम संसाधित खाद्य, अंडरलाइन करके अंदर लिखिएगा कि कम से कम संसाधित खाद्य पदार्थ होते हैं जिसमें ताजे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनी रहती है। सामान्यतः इसके लिए उपयोग में लाई जाने वाली प्रक्रियाएँ साफ करना, काट छाँट करना, छीलना, काटना, पतले टुकड़े करना और निम्न ताप अर्थात प्रशीतन ताप पर भंडारण करना शामिल है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट में आप संरक्षित खाद्य को अंडरलाइन करके इसके अंदर लिख सकते हो कि इसके अंतर्गत संरक्षण के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधियां उत्पाद के गुणों में अधिक परिवर्तन नहीं करती, जैसे हिमशीतित मटर और हिमशीतित सब्जियां और आपका निर्जलित मटर और निर्जलित सब्जियों और डिब्बाबंद फल। विनिर्मित खाद्य अंडरलाइन करके इसके अंदर लिख सकते हो कि इस प्रकार के उत्पादों में कच्ची सामग्री के मूल गुण काफ़ी समाप्त हो जाते हैं और संरक्षक के लिए मूलभूत विधियां काम में ली जाती हैं। अक्सर विभिन्न संगठन जैसे नमक, शक्कर, तेल, रासायनिक संरक्षकों का उपयोग किया जाता है। इसके उदाहरण हैं अचार, जैम, मुरब्बा, शरबत, पापड़ और बड़ी, ठीक है। फॉर्मूलाबद्ध खाद्य, जो हमारे फॉर्मूलाबद्ध खाद्य होते हैं, तो अगर मैं आपको बता दूं तो इसमें जो है मैं आपको 4 ही पॉइंट बताऊंगा, ठीक है। और जो 4 एडिशनल पॉइंट है उनको विस्तार से नहीं बताऊंगा। फॉर्मूलाबद्ध खाद्य के अंदर आप लिख सकते हो कि विभिन्न संगठकों को मिलाकर और संशोधित करके ये उत्पाद तैयार किए जाते हैं, जिसमें खाद्य उत्पादों को सेल्फ कोल अपेक्षाकृत अधिक हो सके। इनके उदाहरण हैं डबल रोटी, बिस्कुट, आइसक्रीम और केक, कुल्फ़ी आदि। तो इसके अलावा आप लिख सकते हो कि खाद्य व्युत्पन्न, ठीक है, खाद्य व्युत्पन्न और संश्लेषित खाद्य लिख सकते हो। इसमें कार्यमूलक खाद्य को हेडिंग बना के लिख सकते हो, चिकित्सीय खाद्य को लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने 4 पॉइंट डीपली बताए हैं और 4 पॉइंट आपको शॉर्ट में बताएं, तो कोई आपको 4 पॉइंट इसमें से लिखने हैं। तो देखिएगा, अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा मतलब 34वां, तो 34वां क्वेश्चन और 35वां और 36वां हमारे 5-5 नंबर के क्वेश्चन है। तो चलिए इस पर हम डिस्कस करते हैं। तो 34वां क्वेश्चन है कि अपने मित्र को नैदानिक पोषण का अभिप्राय और इसके कोई 2 महत्व समझाइए। नैदानिक पोषण विशेषज्ञ बनाने के लिए कोई 3 ज्ञान कौशल का वर्णन करें, ठीक है। तो अपने मित्र को नैदानिक पोषण का अभिप्राय और इसके 2 महत्व समझाना है आपको, और
नैदानिक पोषण विशेषज्ञ बनाने के लिए कोई 3 ज्ञान और कौशल का वर्णन करना है। ठीक है, तो देखिएगा आपका ये 34वां क्वेश्चन है, 5 नंबर का है। तो चलिए हम इस पे डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन का उत्तर भी हमारा काफ़ी बड़ा होगा इसमें। तो इसमें आपको सबसे पहले लिखना है कि पोषक का विशिष्ट क्षेत्र जो बीमारियों के समय पोषण से संबंधित है नैदानिक पोषण कहलाता है। आजकल इस क्षेत्र में चिकित्सीय पोषक उपचार कहते हैं। नैदानिक पोषण का महत्व जो है नंबर 1 कि नैदानिक पोषण प्रमाणित बीमारी वाले मरीजों के पोषण प्रबंध पर केंद्रित रहता है। नंबर 2 आप लिख सकते हो कि व्यावसायिक चिकित्सीय पोषण विशेषज्ञ आहार विशेषज्ञ पोषण देखभाल के लिए और व्यवस्थित और औचित्यपूर्ण तरीका काम में लाता है और जो प्रत्येक व्यक्ति मरीज की विशिष्ट आवश्यकताओं पर केंद्रित होता है वह व्यक्तिगत और पूर्ण रूप से लागू होता है। ठीक है, नैदानिक पोषण में आहारिकी यानी कि जिसे आप आहारिकी कहते हो, आहारिकी नैदानिक पोषण और आहारिकी के क्षेत्र में दी गई जीविका के विकल्प को चुनने में मेरा या मेरी दोस्त निम्न विकल्प चुन सकता है या चुन सकती है। ठीक है, तो इसमें निम्न विकल्प में मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1 कि उसे 10+2 स्तर का उत्तीर्ण होना चाहिए, उसके बाद उसे BSc पोषण में विशेषज्ञता की 7 डिग्री लेनी चाहिए। ठीक है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से ले सकते हो इसे। यदि वह आहार विशेषज्ञ बनना चाहती है तो उसे कम से कम आहारिकी और स्नातकोत्तर, ठीक है, स्नातकोत्तर में मतलब डिप्लोमा पास करना होगा जो इग्नू भी कराता है, और इसी के साथ इंटर्नशिप करनी होगी। ठीक है, तो इंटर्नशिप बहुत ज़रूरी है, इसके लिए इंटर्नशिप करनी होगी और आप इसके लिए पंजीकृत आहार विशेषज्ञ हो सकें। और इसमें आप इसमें लिख सकते हो कि जीवन विज्ञान, जैव रसायन, सूक्ष्म जैविकी और जैव प्रौद्योगिकी में BSc पूरा होना के बाद वह MSc में स्नातक जो हमारा मतलब कि जिसे आप MA कहते हो स्नातकोत्तर डिप्लोमा, मतलब कि MA नहीं कहना चाहिए, MSc कहेंगे ना, मास्टरी में, तो स्नातकोत्तर डिप्लोमा स्तर में प्रवेश यानी कि एडमिशन पा सकते हैं। और चौथा पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो कि अपनी यूनिवर्सिटी की शिक्षा पूरी होने के बाद आगे के अध्ययन के बाद आहार विशेषज्ञ पंजीकृत आहार विशेषज्ञ का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो कोई 3 पॉइंट आप बता सकते हो। 35वें क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। तो 35वां क्वेश्चन है, आपकी छोटी बहन जो स्कूल में पढ़ रही है उसे उपभोक्ता शिक्षा पर 5 महत्वपूर्ण परिभाषाएं लिखने का प्रोजेक्ट मिला है। ठीक है, उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर एजुकेशन लिखने पर जो है प्रोजेक्ट मिला है, इस विषय के बारे में उसका उचित मार्गदर्शन करें। ठीक है, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, तो वैसे कंज्यूमर से आया है रिलेटेड। तो सबसे पहले देखिएगा आपको 35वें क्वेश्चन में उपभोक्ता को आपको बताना है कि उपभोक्ता वह व्यक्ति जो वस्तु और सेवाओं को अपनी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए खरीद या खपत करता है, उपभोक्ता कहलाता है। ठीक है, उपभोक्ता उत्पाद किसे कहते हैं ये बताना है, क्योंकि आपको पूरा प्रोजेक्ट लिखना है तो सभी परिभाषाओं कंज्यूमर एजुकेशन आपको देनी होगी। तो उपभोक्ता उत्पाद किसे कहते हैं, इस शब्द का अर्थ जो है इसमें आपको खुद ही क्रिएट करना है कि इस शब्द का अर्थ जो है ऐसी किसी भी वस्तु जिसे उपभोक्ता के व्यक्तिगत या पारिवारिक परिवार के प्रयोग में अपने घर में या किसी संस्थान जैसे विद्यालय या हॉस्पिटल या आपका कॉलेज या ऑफिस आदि में व्यावसायिक उद्देश्य के लिए निर्मित किया या बिक्री के लिए वितरित किया जाता है। उपभोक्ता व्यवहार यानी कि कंज्यूमर बिहेवियर वह यह प्रक्रिया है जिसके द्वारा खरीदार खरीदने के बारे में निर्णय लेता है। उपभोक्ता फोरम वह स्थान संगठन जहां उपभोक्ता उत्पादों सेवाओं और उनके लाभों और हानियों के बारे में चर्चा कर सकते हैं। और कुछ फोरम मंच ऐसे समर्थन समूह के रूप में काम करते हैं जो उपभोक्ता के हितों की रक्षा करते हैं और उपभोक्ता उत्पाद द्वारा होने वाली समस्याओं को प्रस्तुत करने के लिए उनकी सहायता करते हैं। उपभोक्ता आगमन संख्या, तो उपभोक्ता आगमन संख्या में किसी विशेष स्थान जैसे किसी दुकान, स्टोर अथवा किसी मॉल में आने वाले उपभोक्ता अथवा ग्राहकों की संख्या में उपभोक्ता आगमन संख्या कहा जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है इसमें देखिएगा, अगला अथवा में भी दे रखा है, ये राखी से रिलेटेड है। तो अब की बार राखी का नाम आ गया। तो राखी उपभोक्ता से संबंधित क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहती है, उसे इस क्षेत्र में उपभोक्ता शिक्षा के 4 लाभ और कैरियर के 6 अवसर के बारे में बताइए। ठीक है, तो देखिएगा उपभोक्ता शिक्षा के लाभ बताएंगे पहले हम आपको, फिर आपको इसके मतलब कि आपको वो भी बताने हैं कि जो इसके लाभ हैं। ठीक है, वो 6 अवसर हैं जो कैरियर के, वो आपको बताने हैं।
तो चलिए हम जो हैं 6 अवसर आपको बताएंगे और इससे पहले आपको कोई 4 लाभ बताने हैं। तो मैं जो हूँ पहले 4 लाभ बता देता हूँ। तो 4 लाभ हैं। नंबर 1 कि उपभोक्ता शिक्षा के जो लाभ हैं, कंज्यूमर एजुकेशन के जो लाभ हैं। नंबर 1 कि उपभोक्ता उचित वस्तु का सही मूल्य चयन करने में सक्षम हो पाता है और उपभोक्ता उचित दबाव में विज्ञापन का शिकार नहीं हो पाता। नंबर 3 आप लिख सकते हो कि उपभोक्ता वस्तु पर व्यय और धन का पूर्ण लाभ उठा सकता है। नंबर 4 आप लिख सकते हो उपभोक्ता को अपने अधिकारों, दायित्वों और संबंधित कानूनों की जानकारी होती है। नंबर 5 आप लिख सकते हो कि उपभोक्ता का मानकीकरण चिन्हों के बारे में जानकारी मिलती है। अब देखिएगा क्या है मित्रों कि आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हो और आपको इसकी पूरी सर्विस नहीं मिल रही, आपने कहीं पे कराया और उसकी पूरी उसके अंदर कुछ भी चीज़ नहीं, तो सीधी सीधी बात है कि भाई आप जो है कंज्यूमर अफेयर्स में कंप्लेंट दर्ज करोगे। ठीक है, तो यही है कि बेसिक थ्योरी है कि उसे रियल में भी आप आजमा कितना रहे हो। ठीक है, तो आगे लिख सकते हो। छठा पॉइंट आपको बता दूं तो उपभोक्ता की बाजार की पूर्ण जानकारी मिलती है, जैसे कि कहाँ अच्छा, सस्ता है, विश्वसनीय और सामान मिलता है। तो आप कोई 4 पॉइंट लिख सकते हो, मैंने 6 बता दिए। तो उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण के प्रशिक्षण लेने के बाद जीविका के जो अवसर हैं वो कैरियर अपॉर्चुनिटी वो कौन कौन से हैं, तो आप लग सकते हो भारतीय मानक ब्यूरो, विपणन और निरीक्षण निदेशालय या उपभोक्ता मामले के मंत्रालय आदि में, जैसे कि सरकारी संगठन में विभिन्न निर्णय लेने वाले प्रबंधनीय और तकनीकी पदों पर कार्य कर सकते हैं। ठीक है, आगे आप कैरियर अपॉर्चुनिटी के तौर पे आप देख सकते हो कि उत्पाद परीक्षण, उपभोक्ता जागरूकता निर्मित करना, उपभोक्ता शिक्षण, ठीक है, तथा सशक्तिकरण यानी कि सशक्तिकरण और उनकी पत्रिका का प्रकाशन और स्वैच्छिक संगठनों में कार्य कर सकते हैं। कंज्यूमर अफेयर्स जो आपका कमीशन है यानी कि उपभोक्ता आयोग उपभोक्ता मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, उपभोक्ता मामले मंत्रालय। तो इसमें आप लिख सकते हो यानी कि कैरियर अपॉर्चुनिटी के तौर पे कि उपभोक्ता संबंधी मुद्दों का काम करने के लिए निजी उपभोक्ता संगठन शुरू कर सकते हो आप अपना पर्सनल, और उपभोक्ता व्यवहार, उत्पाद तक पहुंच, नए उत्पादों और स्वीकार्यता और उपभोक्ता की प्रतिपुष्टि और सुझावों के क्षेत्र में अनुसंधान संगठनों के बारे में कार्य कर सकते हो। अगला कैरियर अपॉर्चुनिटी है दृश्य श्रव्य प्रचार प्रभाग के विषय वस्तु या विकासकर्ता के रूप में उपभोक्ता जागरूकता और शिक्षण में संबंधित विज्ञापनों और मुद्रित और इलेक्ट्रॉनिक प्रचार के माध्यम से कार्य कर सकते हो। उत्कृष्ट लेखन कौशल वाले व्यक्ति जो अच्छी राइटिंग से स्टाइल है जिनका कि वो उपभोक्ता मामलों से संबंधित पत्रकारिता भी कर सकते हैं। उपभोक्ता परामर्श सेवा में के जो हमारे लोग हैं तो वो लोग जो है शिकायत निवारण के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन में कार्य कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है और हमने इसका यूज कर रखा है, राष्ट्रीय हेल्पलाइन, उपभोक्ता राष्ट्रीय हेल्पलाइन का। ठीक है, 36वां क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो 36वां क्वेश्चन है फैशन व्यापारी शब्द से आप क्या समझते हैं और बाजार विभाजन के कोई 5 तरीकों का वर्णन करें। ठीक है, फैशन व्यापारी शब्द से आप क्या समझते हैं पहले ये बताना है, फिर आपको बताना है बाजार विभाजन के कोई 4 तरीकों का वर्णन करें। 5 नंबर का क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन होगा, तो चलिए डिस्कशन करते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले आपको बताना होगा इस क्वेश्चन में कि फैशन व्यापारी किसे कहते हैं, यानी कि फैशन डिज़ाइनर जिसे आप कह देते हो, या मतलब कि फैशन बिजनेसमैन। तो फैशन डिज़ाइनर वह व्यक्ति होता है जो प्रेरणा को डिज़ाइन में परिवर्तन करने को सुसाध्य बनाता है और संकल्पना के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है और फैशन उद्योग में उपभोक्ता की आवश्यकताओं और मांगों के उत्पादों के लिए नियोजन, उत्पादन, संवर्धन और वितरण पर ध्यान देता है। और बाजार के विभिन्न प्रकारों को विभाजित किया जा सकता है, जो हमारा अगला पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो इसमें आप लिख सकते हो जनांकीय यानी कि जनांकीय जिसे आप कहते हो जनांकीय विभाजनीकरण। तो इसमें आप लिखिएगा कि जैसे यह समूहन मुख्य रूप से जनसंख्या, आयु, जेंडर, व्यवसाय, शिक्षा और आय पर आधारित होता है। भौगोलिक विभाजीकरण पे आप लिख सकते हो कि मुख्य रूप से नर्सरी, राज्य और क्षेत्रों पर आधारित समूहन है। आगे इसमें आप कंटिन्यू करके लिख सकते हो विभिन्न स्थानों पर जलवायु परिवर्तनशील हो सकती है और यह व्यापारों के विकल्पों के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विशेष रूप से कपड़ों का चयन जलवायु पर निर्भर करता है। ठीक है, अगला आप तीसरा पॉइंट लिख सकते हो कि मनोवृत्तिपरक विभाजीकरण में कि ये समूहन सामाजिक गतिविधियों और अभिरुचियों, मनोविनोद संबंधी कार्य, आवश्यकताओं और अपेक्षाओं पर आधारित है और समान जीवन शैलियों वाले लोग लक्षित बाजार समूह बना सकते हैं। व्यवहार विभाजीकरण में आप लिख सकते हो कि विशिष्ट उत्पादों और सेवाओं किराए पर आधारित समूहन है और यह कई बार उत्पादों और सेवाओं का उपयोग मूल्यांकन किया जाता है और सेवा उत्पाद के सुधार के लिए मदद से उसे दूसरे से अलग बनाते हैं। तो यही था दोस्तों इसका लास्ट आंसर इस
मतलब कि क्वेश्चन का। तो दोस्तों आपसे यही कहूँगा कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि और आपको पॉलिटिकल साइंस के ऊपर हमने 5 वीडियो बना रखे हैं क्वेश्चन मॉडल टेस्ट क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ। तो वो आपको हमारे दूसरे चैनल की प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएंगे, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी जानकारी हेल्पफुल लगी हुई, होम साइंस के हिंदी मीडियम स्टूडेंट पे कोई काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना यार मैं ये वीडियो बना दूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, हमको दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।